उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले 1 घंटे हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो जुड़े रहिएगा अगले 1 घंटे हमारे साथ में। और अगले इस 1 घंटे में हमारे साथ में स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात। धन्यवाद कृतिका, सुप्रभात। दिनों दिन बढ़े आपका कारोबार, आपके परिवार में यूं ही बना रहे स्नेह और प्यार, और साथ ही घर में आती रहे धन की बौछार। कुछ ऐसा हो अक्षय तृतीया का आपका त्योहार। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पावन पर्व पे केदारनाथ के कपाट भी खुल चुके हैं और साथ ही शुरू हो चुकी है 4 धाम की यात्रा। इसके साथ साथ नया सवेरा में बात होगी 24 की चुनौती की, जहां आगामी चरणों के मतदान के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे महाराष्ट्र और तेलंगाना, साथ ही विपक्षी पार्टियां भी अलग अलग राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। इसके साथ बात होगी दिल्ली आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल जो आरोपी हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी कि अरविंद केजरीवाल रहेंगे जेल में या मिलेगी उन्हें बेल। इसके साथ साथ खबरें होंगी अन्य खेल जगत की, अंतर्राष्ट्रीय जगत की, कारोबार और एंटरटेनमेंट की। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। चौबीस की चुनौती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नंदुरबार और तेलंगाना पहुंचेंगे, करेंगे ताबड़तोड़ रैली और साथ ही चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। और चुनावी रण में भाजपा के कई दिग्गज हुए शामिल। आज अमित शाह करेंगे चुनावी जनसभा, साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे रोड शो। विपक्ष ने तेज की प्रचार की धार। मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में करेंगे पब्लिक मीटिंग। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कानपुर और कन्नौज में करेंगे संयुक्त जनसभा। मायावती भी यूपी में करेंगी प्रचार। सातवें और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से करेंगे नामांकन। कांग्रेस उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से भरेंगे पर्चा। भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे और रवि किशन का भी नामांकन आज। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है अहम फैसला। अंतरिम जमानत पर प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में हलफनामा किया दाखिल। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज से 4 धाम यात्रा की हुई शुरुआत। विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुले श्री केदारनाथ धाम के कपाट। श्रद्धालु 12 मई से श्री बद्रीनाथ धाम के कर सकते हैं दर्शन। और खेल की खबरों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हार के बाद पंजाब किंग्स प्लेऑफ की रेस से हुई बाहर। विराट कोहली की आतिशी पारी की बदौलत पंजाब को दी 60 रनों से शिकस्त। आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। तो 24 की चुनौती की अगर हम बात करें तो तूफानी रैली, विशाल जनसभाएं और रोड शो का दौर लगातार जारी है। वहीं बात प्रधानमंत्री की अगर हम करें तो आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नंदुरबार में जनसभा को संबोधित करते हुए आज नजर आएंगे भावना। जी हाँ, और उसके बाद दोपहर बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के महबूब नगर जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर प्रधानमंत्री ओडिशा का रुख करने वाले हैं और भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज महाराष्ट्र, तेलंगाना में
ताबड़तोड़ रैलियां महाराष्ट्र और तेलंगाना में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री और साथ ही साथ जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे। इस बार भाजपा ने नारा दिया है 400 पार, और हमारे संवाददाता भी लगातार हम तक जानकारी पल पल की पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार से योगेश शीतल जुड़ चुके हैं और साथ ही हैदराबाद से ओपी यादव जुड़ चुके हैं। यहाँ सबसे पहले रुख करना चाहेंगे हम महाराष्ट्र का, जहां हम पूछना चाहेंगे आपसे कि नंदुरबार जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नंदुरबार कहीं ना कहीं एक आदिवासी बहुल इलाका है। हिना गावित जो है सबसे युवा सांसद यहाँ चुनकर आई थी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंदुरबार जाएंगे तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी जनसभा में रख सकते हैं? देखिए, जो सवाल आपने किया उस सवाल में ही आपका जवाब भी था, क्योंकि जो आदिवासी बहुल एरिया है तो जाहिर सी बात है कि आदिवासी से जुड़े हुए सवाल जो है, आदिवासी से जुड़े हुए जो सरकार ने स्कीम्स लाई है या जो पहल की है, चाहे बिरसा मुंडा को लेकर जो जयंती हो या चाहे जनजातीय गौरव दिवस की अगर बात कीजिए, हमने 2019 में भी देखा था कि किस तरीके से वलसाड गुजरात में जब हुआ था तो वलसाड जो कि आदिवासी बहुल एरिया था वहां से कैंपेनिंग की गई थी। नंदुरबार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ आदिवासी बहुल इलाका है ही, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहां पर है। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब वो काफी ज्यादा समय उन्होंने यहां पे बिताया था, और जो आदिवासी समुदाय है वहां पे वो कोशिश में थे कि उनको किस तरीके से आंदोलित किया जा सके। अगर आप देखें तो नंदुरबार नॉर्थ महाराष्ट्र का एरिया है, एमपी से सटा हुआ है, गुजरात से भी इसकी सीमा लगती है। ऐसे में बहुत सारी सीमावर्ती जो आप कह सकते हैं मुद्दे हैं वो भी हैं। विकास तो एक प्रमुख मुद्दा है ही, अगर आप देखें तो हिना गावित उसी मुद्दे को लेकर आगे जा रही हैं। जो 11 सीटें इस चरण में है उनमें से 3 जो है, जो उत्तर महाराष्ट्र की 3 है, 3 मराठवाड़ा की सीटें हैं, और बाकी की जो 5 सीटें हैं वो जो है पश्चिमी महाराष्ट्र की सीटें हैं। अगर आप नॉर्थ महाराष्ट्र की बात करें, नंदुरबार एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी होगी, क्योंकि यहाँ का जो डिसीजन होगा 2014 तक अगर आप बात करें तो कांग्रेस का राज रहा था, लेकिन उसके बाद फिर सरकार यहाँ पे बदली, बीजेपी लगातार सत्ते में है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा ना होगा वो देखना होगा, लेकिन आज सबसे ज्यादा नजर इस पे रहेगी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर क्या बोलते हैं। जी बिल्कुल योगेश, इस पर तो नजर लगातार बनी ही रहेगी, लेकिन साथ ही हमारे साथ में इस वक्त तो ओपी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। ओपी, फिलहाल अगर हम बात हैदराबाद की करते हैं तो वहां पे किस तरीके से सियासी समीकरण आपको देखने को मिल रहे हैं? जी, हैदराबाद की बिरयानी का स्वाद जितना स्वादिष्ट है उससे भी कई ज्यादा यहाँ का सियासी राजनीतिक स्वाद भी लजीज और मजेदार है, क्योंकि यहाँ पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। 10वें जो राज्य हैं, 10 राज्य देश के, जिनमें 96 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है चौथे चरण में 13 मई को, उनमें 17 लोकसभा सीटें तेलंगाना की है, तो निश्चित तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण है। और यही वजह कि आज प्रधानमंत्री करीमनगर और हैदराबाद में चुनावी रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। यहाँ पर राजनीतिक समीकरणों की मैं बात करूं तो पिछले 2019 में यहाँ पर 17 में से 9 सीटें बीआरएस को मिली थी और 35% वोट शेयर उनका था। वहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसको 3 सीटें मिली थी और बीजेपी को 4 सीटें मिली और 10% वोट शेयर था, एक एमआईएम के खाते में गई थी। तो इस बार ये जो चुनौती है वो एक तरह से सभी दलों के लिए न केवल बढ़ी हुई है, बल्कि बीजेपी की भी जो 4 सीटें हैं, आदिलाबाद है, निजामाबाद है, करीमनगर है और एक दूसरी सिकंदराबाद है, इन सीटों को जीतने के अलावा और सीटों पर अपना कब्जा करने के लिए बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है। लेकिन मैं बात करूं, पहले बीआरएस सत्ता में थी, 2023 में फिर कांग्रेस सत्ता में आई, तो बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि ये दोनों मिलीजुली पार्टियां हैं। बी पार्ट है बीजेपी का, इसका बीआरएस का कांग्रेस ही, और पहले इन्होंने जनता को लूटा, अब ये जनता को लूट रही है। इन्होंने जो वादे किए वो धरातल पे कहीं भी दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि जो बीआरएस पार्टी है, 119 विधानसभा सीटें थी, उसमें उसको मात्र 38 सीटें मिली, कांग्रेस को 64 मिली, बीजेपी को 8 मिली और जो एमआईएम है उसको 7 सीटें मिली। तो ये सीटों का जो बदलाव हुआ है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि पिछले 5 साल में बीआरएस ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जब सत्ता में कांग्रेस आई तो उसने जो वादे किए उनमें अभी एक भी वादा पूरा नहीं किया, ऐसा बीजेपी का आरोप है। तो निश्चित तौर पर यह चुनावी मुकाबला न केवल रोमांचक है, बल्कि इस मुकाबले के अंदर बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहूं, यहाँ जो हैदराबाद है, एमआईएम की जो लोकसभा की सीट है, प्रत्याशी एमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी लगातार जीतते आ रहे, लेकिन इस बार माधवी लता ने यहाँ चुनावी मुकाबले को कड़ा और रोमांचक कर दिया। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर 5,41,664 बोगस मतदाता इस बार हटाए गए हैं निर्वाचन आयोग द्वारा। तो निश्चित तौर पर ये जो बोगस मतदाता है कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के हैं और इनका फायदा जो सियासी दल लेते रहे हैं, लेकिन इस बार निर्वाचन विभाग ने न केवल कड़ी मुस्तैदी की बल्कि इन मतदाताओं को यहाँ से हटा दिया गया। तो इससे इस बार ये मुकाबला न केवल रोचक हुआ है, बल्कि सियासी तौर पर सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं।
जी ओपी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ओपी कि हैदराबाद की जो चुनावी अभी रणनीति चल रही है वो बिल्कुल बिरयानी की तरह चल रही है, तीखी और मसालेदार। और हम देख रहे हैं कि भाषाओं का भी जो तीखा वार चल रहा है एक दूसरे की तरफ, खासकर हैदराबाद सीट को लेकर। कल नवनीत राणा ने भी कुछ ऐसी टिप्पणियां करी, उसके बाद ओवैसी की छोटे भाई की भी टिप्पणियां। तो ये जो तीखे वार चल रहे हैं उससे ओवैसी और माधवी लता पर कितना असर पड़ने वाला है? जो सियासी और जहरीले जो बयान दिए जा रहे राजनीतिक दलों के द्वारा, वो कहीं न कहीं चुनावी दिशा को मोड़ने और मुद्दों को भटकाने का काम होते हैं। और अक्सर मैं अगर बात करूं इस लोकसभा सीट पर, तो जो असदुद्दीन ओवैसी है वो हो या उनके भाई हो या उनके समर्थक हो, लगातार जहरीले और कटीले बयान देते रहते हैं, जिससे कि वैमनस्यता फैले और धार्मिक उन्माद फैले और जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो। लेकिन माधवी लता जो है बिल्कुल संजीदा तरीके से न केवल चुनावी प्रचार कर रही है बल्कि एक एक मतदाता के पास कैंपेन कर रही है। कल भी हमने उनको देखा कि वो बस में सवार होकर लोगों से अपील कर रही थी कि इस बार बदलाव के लिए वोट करें, एक अच्छा नेतृत्व चुनने के लिए वोट करें और लगातार जो आपका जो शोषण हो रहा है, आपके विकास के मुद्दों को दरकिनार कर जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल किनारे करें और एक अच्छे प्रत्याशी को चुने। तो निश्चित तौर पर ये जो जहरीली जुबान है न केवल चुनाव को प्रभावित कर रही है बल्कि आम जनता में इससे आक्रोश भी फैल रहा है, क्योंकि मुद्दों को भटकाकर राजनीति करना अब गुजरे जमाने की बात हो गई। मतदाता जागरूक हो गए हैं और जब 13 तारीख को मतदान करेंगे तो निश्चित तौर पर यह चीजें उनके जहन में जरूर रहेगी। जी ठीक है ओपी, आपके पास में वापस आएंगे। योगेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए महाराष्ट्र से। योगेश, अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 1-2 साल में काफी राजनीति में उठापटक हमें देखने को मिली है। अब इस उठापटक का असर इस बार लोकसभा चुनावों पर कितना पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आप तमाम लोगों से भी बातचीत करते होंगे, उनके जहन में क्या ख्याल है? ये बेसिकली 2 वजहों से है। एक तो शिवसेना और एनसीपी जिस तरीके से टूटी है पिछले 3 साल के दौरान, जो एक बड़ा बदलाव कहें वो आया है, एक तो वो है। दूसरा ये है कि मराठा आरक्षण को लेकर गर्मी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ी थी, तपिश हुई थी, आंदोलन हुए थे, प्रदर्शन हुए, सड़क जाम किए गए, कई तरह के बयान आए, कई तरह के नेताओं ने अलग अलग टिप्पणियां की, आश्वासन दिए गए, उसके कुछ कुछ नतीजे भी दिखे। तो ये 2 बड़ी वजहें रही है जो उठापटक की आप बात कर रही हैं। पहली वजह पे अगर आए तो जहां तक शिवसेना के टकराव, जो शिवसेना जिस तरीके से बटी, एकनाथ शिंदे और उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो शिवसेना है, इसका आपको सीधा सीधा असर जो है वो कई सीटों पर जो है वो दिखेगा। खास करके जो सीटें मराठवाड़ा में थी, क्योंकि मराठवाड़ा बेसिकली शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है। एक तो वो पहली बात हुई। दूसरी बात, अगर एनसीपी की अगर आप बात करें तो जो चौथे चरण का चुनाव, जैसे शिरूर लोकसभा क्षेत्र आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, शिरूर में जो एनसीपी के 2 कैंडिडेट हैं, एक एनसीपी शरद पवार और एक एनसीपी अजीत पवार, उनके आपस में ही कंटेस्ट हैं। तो एक तो वो चीज, अगर आप मराठा पे देखें, अगर मराठा आंदोलन को लेके, तो बीड जो एकदम मराठवाड़ा का कोर एरिया जहां से पंकजा मुंडे कंटेस्ट कर रही हैं, गोपीनाथ मुंडे का पूरा क्षेत्र माना जाता है, अगर आप वहां देखें तो मराठा आरक्षण को लेकर, इस बात को लेकर काफी सुगबुगाहट है कि जो ओबीसी कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी के आरक्षण का कुछ हिस्सा मराठा को दिया जाएगा। इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई थी। एक समय आंदोलन भी होते, जो छगन भुजबल जो कि मंत्री हैं, एनसीपी के बहुत बड़े नेता एक समय थे, अभी वो अजीत पवार के ग्रुप में जा चुके हैं। अगर देखें तो उन्होंने काफी आक्रामक भाषण दिए थे, बहुत तरह की आप कह सकते हैं कि तकरार, एक तरीके से जिसको बोलते हैं वार ऑफ वर्ड्स, वो हमने यहां पर देखा था। तो ये 2 उठापटक ने निश्चित तौर पर चुनाव को तो रोमांचक बनाया ही बनाया है। नतीजों पर भी ध्यान रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में क्या नतीजे आएंगे ये तय कर देगा कि लीडरशिप क्वालिटी जो है या लीडरशिप स्ट्रेंथ जो है वो कौन प्रूफ कर पाता है, कौन साबित कर पाता है। और उसके बाद मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग दिशा भी ले सकती है। जी भावना। तो सियासी तापमान गर्म है और राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। योगेश और ओपी यादव, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और चुनावी गलियारे से खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ रुक रहे हैं नया सवेरा पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और खबरें और भी हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राम राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा 1 वोट दिए थे, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में, जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं। आप उनके लिए 2 कदम नहीं चल सकते? सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे
तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। मिशन 400 पार के नारे के साथ एक एक सीट को जीतने के लिए भाजपा के सभी दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर एनडीए के पक्ष में जीत का माहौल तैयार करेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वह पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वे नादिया जिले के राणाघाट और बीरभूम संसदीय क्षेत्र में रैली करेंगे। रैली को संबोधित करने के बाद शाह आसनसोल से भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह आलूवालिया के समर्थन में शाम 4 बजे रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी मैदान में शिशु बागान तक एक रोड शो निकालेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा आज हरियाणा के पंचकुला में दोपहर करीब 12 बजे रोड शो कर जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे, जिसके बाद वो शाम 4 बजे चंडीगढ़ के रामलीला मैदान में विजय संकल्प रैली को संबोधित करके राज्य के सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के गोडा और दुमका में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री दुमका के यज्ञ मैदान में सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राजनाथ गोडा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के नामांकन में भी शामिल होंगे। और वहीं अगर बात करें यूपी की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और बांसगांव के भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद बहराइच में चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं विपक्ष की रणनीति की भी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए विपक्ष का भी धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। आज विपक्ष के कई दिग्गज नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनावी जनसभाएं करेंगे। खड़गे का दिन का पहला चुनावी कार्यक्रम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है, जहां वो एक प्रेस वार्ता कर लोगों के सामने पार्टी का चुनावी एजेंडा रखेंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष तेलंगाना के भोंगीर में चुनावी सभा कर लोगों से वोट मांगेंगे। शाम को खड़गे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के भी आज 2 चुनावी कार्यक्रम हैं। दरअसल राहुल गांधी आज लखनऊ में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित राष्ट्रीय संविधान रक्षा और न्याय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 4 सत्रों में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में राहुल गांधी शाम 6 बजे से आयोजित एक सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले करीब 30 से ज्यादा संगठन हिस्सा ले रहे हैं।
राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ यूपी के कन्नौज और कानपुर में भी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बात बसपा की कर ले चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आज बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में रैली को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती की उत्तर प्रदेश के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगी। मायावती लगातार चुनाव प्रचार को धार दे रही हैं। और इसी बीच रुकेंगे नया सफर में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ DD न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना साहिब से अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। दरअसल बिहार के पटना साहिब में आम चुनाव के 7वें चरण के तहत यानी कि 1 जून को मतदान होना है और उसके लिए आज नामांकन भरते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरेंगे। अजय राय उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2014 और 2019 की लोकसभा चुनाव में भी अजय राय 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं बिहार काराकाट संसदीय क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आम चुनाव के तहत 7वें चरण में यानी 1 जून को मतदान किए जाएंगे।
काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का जो सीधा मुकाबला है वो निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह से होगा। आइए अब बात करते हैं झारखंड की गोटा लोकसभा क्षेत्र की, जहां भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे। तो तमाम बड़े नेता आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन आज नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर से चुनाव लड़ना और नामांकन दाखिल करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उधर मध्य प्रदेश के बैतूल में 4 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा वोट डाले जाएंगे। इन मतदान केंद्रों की सामग्री बस में आग लगने के कारण जल गई थी। बस में 6 मतदान केंद्रों की सामग्री थी, जिसमें 2 मतदान केंद्र की सामग्री सुरक्षित बची थी। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। उत्तराखंड की करते हैं, जहां अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खूंटी संसदीय क्षेत्र में इस बार बेहद ही रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर पिछले चुनाव में महज कुछ हजार मतों के अंतर से जीत दर्ज करने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस बार भी यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अर्जुन मुंडा का सीधा मुकाबला कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा से है। क्या कहते हैं खूंटी के राजनीतिक समीकरण, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक खूंटी में भी लोकसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे मौसमी पारा के साथ चुनावी पारा भी परवान चढ़ चुका है। 4 जिलों और 6 विधानसभा क्षेत्रों में फैला यह संसदीय क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से भी अनोखा है। पहाड़ों और जंगलों से आच्छादित इस अनोखे इलाके में चुनाव भी दिलचस्प और कांटेदार होने की उम्मीद है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म और कर्मभूमि खूंटी में भी लोकसभा चुनाव के सिलसिले में चुनावी बिगुल बज चुका है। इस सीट से केंद्रीय मंत्री सह भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा समेत कुल 7 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि खूंटी में मुख्य मुकाबला केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा के बीच होने की प्रबल संभावना है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस संसदीय क्षेत्र में विकास के दम पर जीत को लेकर आश्वस्त है। देश की सरकार बनानी है तो हर आदमी को सुरक्षित भी रहना है और प्रगति भी करना है, और प्रगति बच्चों का भी, परिवार का भी, समाज का भी और देश का भी। और इसी काम में नरेंद्र भाई मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। पिछले चुनाव में अर्जुन मुंडा से महज 1445 मतों से बाजी हारने वाले कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा इस बार भी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। साथ ही साथ यहां से कई अन्य उम्मीदवारों ने भी अपनी दावेदारी कर चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। चुनाव हम लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ के लोगों के हित हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब की बार इंडिया गठबंधन खूंटी लोकसभा सीट में खूंटा गाड़ देगा। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में कई दशकों से भाजपा का दबदबा रहा है। पद्म भूषण और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा के करिया मुंडा इस सीट का 7 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। झारखंड बनने के बाद 2004 में हुए पहले चुनाव में हालांकि कांग्रेस की सुशीला करकेटा ने जीत दर्ज कर करिया मुंडा के तिलिस्म और जादू को कुछ फीका जरूर किया था, लेकिन श्री मुंडा ने फिर 2009 और 14 में जोरदार वापसी करते हुए अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस संसदीय क्षेत्र में 13,12,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 6,44,000 से अधिक पुरुष और उनसे थोड़ी अधिक महिला वोटरों की संख्या 6,67,000 से ज्यादा है। जनजातीय बहुल और नक्सल प्रभावित इस संसदीय क्षेत्र के कई इलाके दुर्गम भी हैं और यहाँ के लोग अब भी कई विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद वोटरों में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। सर्वांगीण विकास के मुद्दे में आएगा
उसी सरकार को चुनेंगे, क्या कि हम लोग कई तरह का परेशानी झेल चुके हैं। अपना गांव में सही तरह का शिक्षा मिले, उस तरह के सरकार को हम लोग चाहते हैं कि चुनने के लिए। आदिवासी की हक और अधिकार को ना छीने, क्या है कि उसी में हम लोग का जीवन निर्वाह करता है। हॉकी खिलाड़ी मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा भी 2 बार खूंटी संसदीय क्षेत्र से जनता की आवाज संसद में बन चुके हैं। ऐसे में इस सीट की प्रतिष्ठा और गरिमा को समझा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा के बीच इस बार सीधे मुकाबले होने के आसार हैं। अब 2024 में इस प्रतिष्ठित सीट का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यह तो 13 मई के मतदान से तय होगा, जिसके लिए प्रत्याशी लगातार इलाके में पसीना बहा रहे हैं। खूंटी से ज्योत्सना और राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। तो ये थी खबरें लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई, और इसी के साथ फिलहाल 24 की चुनौती में इतना ही। लेकिन नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी अहम सुनवाई, अहम फैसला ले सकता है। तो एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर आज अपना फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले कल केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। इस हलफनामे में ईडी ने कहा है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार, और यहाँ तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। ईडी ने कहा कि पिछले 5 साल में 123 चुनाव हुए हैं, और अगर नेताओं को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए तो किसी भी नेता को गिरफ्तार या न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि साल भर कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी के द्वारा 9 समन जारी करने के बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। वह अब तिहाड़ जेल में बंद है।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज सुप्रीम फैसला सुनाने वाली है सुप्रीम कोर्ट। विकास सारथी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे पूछना चाहेंगी कि क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले प्रचार कर सकेंगे या नहीं, और साथ ही क्या उन्हें फिर से जेल होगी या मिलेगी बेल? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में अपना आदेश देगा। हालांकि कोर्ट का अब तक संकेत और रुख ये रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल को एक अंतरिम जमानत दे सकता है चुनाव प्रचार के लिए। जहां तक उनकी एक याचिका है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को ही चुनौती दी है, उस पर बहस अब भी चल रही है और आज भी उस पर बहस जारी रहेगी। यही वजह है कि कोर्ट ने कहा कि क्योंकि उनकी मूल याचिका पर समय लग सकता है, पहले सुनवाई में और फिर फैसले पर, तो ऐसे में अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट विचार कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप इसको एज्यूम करके मत चलें कि आपको जमानत दी ही जाएगी या नहीं ही दी जाएगी। हम दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट सुनेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, दोनों तरफ की दलीलें सुन चुका है। आपने अभी बिल्कुल बताया कि हलफनामा कल ईडी ने शाम को एक दायर किया था, जिसमें यह कहा गया कि आज तक किसी भी उम्मीदवार को प्रचार करने के लिए तो छोड़िए, किसी उम्मीदवार को भी खुद भी प्रचार करने की अनुमति के लिए कोई पैरोल नहीं मिली है। यहाँ ऐसा ईडी का कहना है कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है अभी कभी ऐसा हुआ हो। यहाँ तक कि वोटिंग राइट, जो कि बहुत ही एक वैधानिक अधिकार माना जाता है, कानूनी अधिकार माना जाता है, उसके लिए भी जमानत नहीं मिलती और ये गलत परंपरा एक शुरू हो जाएगी अगर उनको जमानत मिलती है। केजरीवाल की दिक्कतें ये भी हैं कि अब ईडी ने ये कहा है कि वो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी जिसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या आरोप हैं ये लोअर कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। तो मुमकिन है कि इस पक्ष पर भी आज ईडी की तरफ से इस बात को कोर्ट को कहा जाए और ये कहा जाए कि एक बार कोर्ट को दोबारा विचार करना चाहिए किसी तरह की अंतरिम राहत देने से, जबकि वो चार्जशीट फाइल होने वाली है और उसका संज्ञान लोअर कोर्ट को लेना है। एग्जैक्टली क्या किस तरह से ये रणनीति ईडी की आज होगी वो देखना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद इस बात की है कि वो चार्जशीट का हवाला देकर के सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बार ये कहेगी कि अभी अंतरिम राहत ना दी जाए और ये निर्णय लोअर कोर्ट पर छोड़ दिया जाए फिलहाल। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा क्योंकि आज वाकई देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ अहम फैसला लिया जाता है अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि अगर उनकी जमानत दी जाती है तो वो आगे कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते हुए हमें नजर आएंगी। भावना, बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं नया सवेरा में। कांग्रेस अभी सैम पित्रोदा के बयान से उभर भी नहीं पाई थी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पार्टी नेता मणिशंकर अय्यर के एक विवादित बयान ने उसके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। वायरल वीडियो में वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और उसके आगे भारत को कमतर आंक रहे हैं। मणिशंकर अय्यर वीडियो में धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है और भारत को उससे इज्जत से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी शक्ति देश है और वो कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि और मसल पावर दिखाकर उसे कमजोर समझने की गलती ना करें। वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये ज़रूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये भी है। और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे। और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हुए बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां रतलाम से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस की नीयत की पोल खोल दी है। दरअसल एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांतिलाल भूरिया ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रत्येक महिला के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और अगर किसी की 2 पत्नियां हैं तो उनके खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। आइए सुनते हैं। सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं?
अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएगा उससे। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला जनता के सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला चुनाव प्रचार के लिए कुपवाड़ा में थे। इस दौरान गुस्साए स्थानीय लोगों ने उनसे कुछ सवाल किए जिनका वे जवाब नहीं दे पाए और अपने अभियान को बीच में ही छोड़कर भाग गए। भाजपा नेता अमित वालिया ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि इनके लिए जनता की सेवा करने से ज्यादा आसान भाषण देना है। कुपवाड़ा में लोगों ने उमर अब्दुल्ला से पूछा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो वायदे किए थे उन्होंने वो पूरे क्यों नहीं किए। गुस्साए लोगों ने ये भी पूछा कि कश्मीर के लालपुरा में सब डिवीजन बनाने का अपना वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया। अमित वालिया ने तंज कसते हुए कहा कि श्रीनगर लोकसभा सीट से बेटे की हार को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बारामूला सीट से बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। दरअसल केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट अक्षय तृतीया यानी कि आज के इस पावन अवसर पर खुल चुके हैं। सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच सुबह 7 बजे विधि विधान के साथ धाम के कपाट खोले गए। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने जय बाबा केदारनाथ के उद्घोष के साथ उनके दर्शन किए। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खोलने के अवसर पर विशेष रूप से वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी, देश एवं प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की। साथ ही कपाट खुलते समय तीर्थयात्रियों पर आकाश से हेलीकॉप्टर द्वारा फूल वर्षा भी की गई, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि इस अवसर पर मंदिर को 20 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया है। और अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर कहा है कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती मां लक्ष्मी जी से आप सभी के जीवन में अक्षय ऊर्जा, सुख और उत्तरोत्तर उन्नति की मंगल कामना करता हूं। तो नया सवेरा में खबरों का जो सिलसिला है वो यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे अखबारों की ताजा सुर्खियां। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भागकर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत और अब वक्त हो चला है अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी लता वशिष्ठ। लता,
आज के अखबारों में क्या कुछ अहम खबरें हैं जिन्हें मुख्य रूप से प्रकाशित किया गया है। सुप्रभात कृतिका, भावना। आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रमुख खबरों की अगर बात करें तो प्रायः सभी ने अरविंद केजरीवाल की जो आज सुनवाई होनी है उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में, उस खबर को अपनी प्रमुख खबरों के रूप में प्रकाशित किया है, जिसमें आज सुनवाई से पहले ईडी ने उनके अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध एक याचिका दायर कर दी है, जिसमें कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी को भी जमानत नहीं दी जा सकती है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखते हैं आज क्या होता है अरविंद केजरीवाल को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई आती है, क्या डिसीजन आता है, क्या निर्णय आता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के प्रचार चल रहे हैं, इस दौरान पक्ष विपक्ष के विवादास्पद टिप्पणियों का भी समय चल रहा है, जिसको लेकर जो भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा है, अमरावती से भाजपा की प्रत्याशी हैं, उनका एक विवादास्पद बयान आया है और जिसमें उन्होंने AIMIM के अकबरुद्दीन के जो विवादास्पद टिप्पणी थी बहुत पुरानी, उसी पर उन्होंने एक पलटवार किया है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अगर ताकत है तो 15 सेकंड क्या वो 1 घंटा के लिए पुलिस हटा दे, कहाँ आना है कहाँ जाना है ये हमें बताया जाए। आगे चलते हैं, सुर्खियों की बात करते हैं तो चुनाव से ही संबंधित एक और विवादास्पद और पक्ष विपक्ष के जो वक्तव्य आते हैं उसकी बात कर लेते हैं, जिसके आधार पर भाजपा के वरिष्ठ नेता जो अमित शाह हैं, उन्होंने कहा है कि ये चुनाव क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी बनाम चुनाव चल रहा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय गारंटी की बात करते हैं और राहुल गांधी चीनी गारंटी की बात करते हैं। जनता दिखाएगी कि कौन क्या करता है। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव फिसलता जा रहा है। अगर उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडी सरकार बना ले तो 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरियां देने का भी वो काम शुरू कर देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एयर इंडिया के जो चालक दल है उन्होंने हड़ताल कर दिया था और हड़ताल को भी अब वापस लेने की भी कवायद चल रही है। इसके लिए एयरलाइन प्रबंधन के प्रतिनिधियों के बीच लगभग 5 घंटे तक बैठक चली और अब इसके आधार पर 170 उड़ानें जो कि रद्द हो गई थी, यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वो अब आज से शुरू हो गई हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और EAC PM की रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है, उसकी बात करते हैं। तो 65 वर्षों में हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, ऐसा कहना है EAC PM की रिपोर्ट का। और देश में 1950 से 2015 के बीच मुसलमानों की जनसंख्या 43.15% बढ़ गई है और जैन समुदाय की संख्या 0.36% ही रह गई है। तो चलिए खबरों में और भी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग से जंगल के काफ़ी सारा 1437 हेक्टेयर जंगल जो कि जल के राख हो गए हैं। और इसी बीच एक राहत की खबर ये आई है कि उत्तराखंड में बारिश होने के कारण जो जंगल जल रहे थे उनमें राहत की खबर आई है। और आगे बात कर लेते हैं, एक सकारात्मक खबर की बात करते हैं। तो आज अक्षय तृतीया है और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के द्वार खुल गए हैं। मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ आज कपाट खुल गए हैं, जिसमें अनेक श्रद्धालुओं ने सहभागिता की है। ये थी एक अंतिम लास्ट समाचार। बस आज के लिए बस विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई समाचार पत्रों में प्रकाशित आज की थी ये विशेष सुर्खियां। जी लता, धन्यवाद। तो अखबारों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए आपका धन्यवाद। बिल्कुल, और इसी के साथ में अखबारों की सुर्खियों के बाद अब बात हमारे अगले सेगमेंट की और बात करेंगे कारोबार जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बैक्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी इमोटोराड साउथ एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है। SBI का चौथी तिमाही में मुनाफा 24% से बढ़कर 20,698 करोड़ हुआ। चालक दल की कमी के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 85 उड़ानें रद्द कर दी हैं और कहा है कि उड़ानों की बाधाओं को कम करने के लिए एयर इंडिया इनकी 20 उड़ान मार्गों पर सेवाएं संचालित करेगी।
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने उन सभी 25 केबिन क्रू सदस्यों को बहाल करने पर सहमत हो गया है जिन्हें एयरलाइन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत टर्मिनेशन लेटर भेजा था। आकाशा एयर ने अब घरेलू उड़ानों के केबिन में 10 किलोग्राम तक वजन वाले पालतू जानवरों को भी ले जाने की अनुमति यात्रियों को दे दी है। तो ये थी तमाम खबरें कारोबार जगत से। अब नजर डालते हैं खेल जगत की तमाम खबरों पर। आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। धर्मशाला में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 60 रन से हरा दिया। आईपीएल में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई सुपर किंग्स की नजर जीत दर्ज कर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी स्थिति को मजबूती देने की होगी। आयरलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी जॉर्ज डॉकरेल ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से टी20 विश्व कप की तैयारी को मिलेगी अहम मदद। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का साउथ स्मैश प्रतियोगिता में सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त। जापानी खिलाड़ी के हाथों मिली हार। जापान के कोबे में आयोजित होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय पैरा एथलीटों की हौसला अफजाई के लिए आयोजित हुई स्टैंड ऑफ सेरेमनी। और स्पोर्ट्स जगत के बाद अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड यानी कि एंटरटेनमेंट जगत से फटाफट अंदाज में। सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर की घोषणा हो गई है। फिल्म में रश्मिका मंदाना को मुख्य नायिका के रूप में चुना गया है। सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर 2025 में ईद पर रिलीज की जाएगी। विजय देवरकोंडा के जन्मदिन पर उनकी नई फिल्म SVC 59 का ऐलान कर दिया गया है। ये एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत आज सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सिनेमाघरों में नेत्रहीन दर्शक भी उठा सकेंगे श्रीकांत का लुत्फ। मेकर्स इस फिल्म के साथ ऑडियो वर्जन जारी कर रहे हैं जो खास दृष्टिबाधित दर्शकों के लिए तैयार की गई है। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने किया दुनिया भर से अब तक 109 करोड़ की टोटल कमाई। फिल्म ईद के मौके पर 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में हुई थी रिलीज। कला विज्ञान और फिल्म निर्माण के कलाकारों को समर्पित अकादमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स भारतीय सिनेमा और उसके संगीत की जीवंत दुनिया का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए 3 भारतीय फिल्मों RRR 2022, स्लमडॉग मिलेनिया 2008 और लगान 2001 को चुना गया है। और नया सवेरा में अब रुख हमारे अगले सेगमेंट का और बात करते हैं अब मौसम की। मौसम मिजाज में मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 दिनों तक हीट वेव रहेगी। वहीं देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और तेज हवा चलने का भी अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और साथ ही आज से 12 मई तक अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर आज भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी आज ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
और इसी के साथ चलिए आज के इस नया सवेरा के खास अंक में अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और अब हाजिर होंगे हम सोमवार को नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। लेकिन जाते जाते आपको कुछ सुंदर झलकियों के साथ छोड़ के जाएंगी भावना। जी हाँ, आज अक्षय तृतीया का पावन त्योहार है और आज ही के पावन त्योहार में शुभ मुहूर्त निकला है। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। सुंदर झलकियों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, जहां आज विधि विधान के साथ कपाट खुले हैं। साथ ही यमुनोत्री और गंगोत्री के भी कपाट कुछ देर में खुल जाएंगे और बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे 12 मई को। और इसी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मुझे, कृतिका और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे MDH